नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले आदिवासी इस देश की सबसे पहली पहचान है और सबसे पहला हक आदिवासियों का है। प्रधानमंत्री के ऊपर भड़के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अरविंद केजरीवाल का हमला, बोले बीजेपी सिर्फ देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर साधा निशाना, बोले बीजेपी के हिसाब से बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं है। जी हाँ, उसको इंसाफ नहीं मिला अब तक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज आपको बताते चले पूरे देश भर में जो है यहाँ पर 15 अगस्त की जो है यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। बताएंगे आखिरकार इसको लेकर क्या तैयारी की है कांग्रेस ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश की सेना का अपमान कर रही है बीजेपी, राहुल गांधी का करे तो ठीक है लेकिन सेना पर भी भरोसा नहीं प्रधानमंत्री को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हेमंत विश्वकर्मा और सुप्रिया श्रीनेत आपस में भिड़े, देश की सेना और मणिपुर को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को जमकर सुनाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री को झूठी स्क्रिप्ट कौन लिख कर देता है जिसमें वो झूठी बातें बोलते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को घेरा तो अब ममता बनर्जी हुई जेपी नड्डा के ऊपर हमलावर। बताएंगे आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया जेपी नड्डा ने। वहीं पर दोस्तों सपा के दिग्गज नेता एसटी हसन ने योगी पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल लव जिहाद जैसे कानून से देश में सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर गलत कार्रवाइयां होंगी मासूम लोगों के ऊपर। बताएंगे क्या कुछ बोला एसटी हसन ने लव जिहाद के ऊपर। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर राहुल गांधी, बोले हमारे देश के आदिवासियों को बीजेपी जो है इस देश में मेहमान समझती है लेकिन इस देश पर सबसे पहला हक आदिवासियों का है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में आदिवासियों की इज्जत नहीं करती बीजेपी को लगता है कि आदिवासी अतिथि हैं हमारे देश में, मेहमान जो चले जाएंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा भी छेड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम आदिवासियों की या फिर मणिपुर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री उसको सुनते नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा अलग है। मेरे हिसाब से उन्होंने कहा कि देश पर सबसे पहला हक जिनका है वो आदिवासी ही है, क्योंकि आदिवासियों के साथ दोस्तों आप समझ सकते हैं जो आदिवासी थे वो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश के सबसे पहले हकदार हैं, और इसलिए हैं वो देश के दोस्तों सबसे पहले हकदार क्योंकि सबसे पहले लोग आदिवासी ही हुआ करते थे। धीरे धीरे कर देश में लोगों को समझ में आया। ऐसे में राहुल गांधी जमकर बीजेपी के ऊपर बरसे। राहुल गांधी ने आपको बता दें अभी से ही जो है 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा था लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े हुए हंस रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बताने की जो है कष्ट करेंगे कि आखिरकार उनको किस बात की हंसी आ रही थी मणिपुर के जलने पर। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहते थे। अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाता तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते। और दोस्तों ये बात सच भी है। आप समझिए विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया यानी कि उसके बाद कहीं प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया। अब ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है तो फिर क्या है? अगर आप इस मुद्दे पर भी बात नहीं करोगे तो देश की जनता तो सवाल करेगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ही ये था, उन्हें पता था कि सरकार थोड़ी ना गिरने वाली है। बहुमत तो पूरी थी बीजेपी के पास, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ इसलिए दोस्तों ये करा ताकि प्रधानमंत्री को समझ में आए। और कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें जो है यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, इसमें वो कामयाब भी हुआ और उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नींव है दोस्तों वो हिलाकर रख दी थी। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया है। जो है आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाह रही है ताकि बीजेपी से सवाल पूछने वाला कोई ना बचे। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी देश के संविधान को और देश की विपक्ष को खत्म करने में लगी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो कानून लाया गया है वो सरकार विरोधी कानून है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सुषमा स्वराज की बेटी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने अब सुषमा स्वराज की बेटी को उतार दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जमकर भड़ास निकाली। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली बिल कहां से सही है ये कोई ठहरा कर मुझे बता दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी केंद्र सरकार ने नहीं माना और उस फैसले को बदला है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सरकार की सारी शक्तियां छीनकर एलजी साहब को दी जा रही हैं, सत्ता किसी और ने हासिल की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, इसीलिए वो चोर दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। उसने दिल्ली सरकार को नपुंसक बनाने का काम किया है। आपको बताते चले दरअसल आरोप ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इस सरकार के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये भी है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर बीजेपी शिकंजा कसना चाह रही है। बीजेपी कसना क्या चाह रही है? अपन यूं कहते कि दिल्ली बिल पास होने के बाद केजरीवाल की जो ताकत है वो आधी हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों पहले आप समझिए कहीं ना कहीं विपक्ष का नाम रहता था, लेकिन इस वक्त ये सरकार जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ी ही चालाकी से इस चीज को कर रही है। और आप भी जानते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोट भैया नेताओं तक के आप बयान सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अरविंद केजरीवाल की सत्ता को हासिल करने के लिए बीजेपी ने इसको जायज ठहरा दिया। या तो बड़े सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं कि अरे किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात मानना चाहिए, हमारा न्यायपालिका है, लेकिन जब खुद पर आती है दोस्तों तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट का भी कानून पलट डालती है केंद्र सरकार। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट पर भी जो है यहाँ पर वो नहीं करते। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे पवन खेड़ा, बोले राहुल गांधी का अपमान करना है तो करिए, लेकिन कम से कम देश की सेना का अपमान मत करिए। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको समझाते हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी सरकार चाहे तो मणिपुर की घटना 2 दिन में रुक सकती है। अगर वो हमारे देश की सेना को भेज दे तो देश की सेना 2 दिन में मणिपुर की स्थिति सुधार देगी। लेकिन प्रधानमंत्री जानबूझकर जो है यहाँ पर देश की सेना को मणिपुर में नहीं भेज रहा है, जिसके बाद दोस्तों मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं ने देश की सेना का अपमान करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हेमंत विश्वकर्मा ने कहा कि देश की सेना कुछ नहीं कर सकती है। राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया आपको बताते चले। उसके बाद जो है यहाँ पर बीजेपी के एक एक नेता यही बात करता हुआ नजर आया कि सेना कुछ नहीं कर सकती है, आप हमारे देश की सेना का मनोबल गिरा रहा हो। जबकि जब हमारे देश की सेना दोस्तों आप समझिए देश की रक्षा कर सकती है तो मणिपुर की भी रक्षा कर सकती है। जैसे वो आतंकवादियों को मार सकती है वैसे ही वो दोस्तों उत्पादियों को भी जो है अपने कंट्रोल में कर सकती है। और आप समझिए आतंकवादी और उत्पादियों में क्या फर्क होता है? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं होता दोस्तों, बल्कि आतंकवादियों से भी खतरनाक होगा ये उत्पादी। तो ये तो जो है लड़कियों के साथ जो है वहां पर रेप तक कर रहे हैं। अगर ऐसे इंसानों को आप बचा रहा हो और कह रहा हो कि ये सिविल हैं लोग हैं जो है इनके ऊपर गोलियां चलवाओगे, क्या आप कैसे होगा? ये जो है यहाँ पर सिविल सोसाइटी के दोस्तों जो लोग लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं खुलेआम, उन लोगों को अगर आप सिविल सोसाइटी का हिस्सा मानते हो तो फिर आप खुद सबसे बड़े मूर्ख हो। जाहिर सी बात है सेना को आगे करना चाहिए। राहुल का ये बयान गलत नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि हमें हमारे देश की सेना पर पूरा भरोसा है, भले ही बीजेपी को ना हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल पहुंचकर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, तो ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल को बर्बाद कर रही हैं दीदी, यहाँ पर जो खूनी खेल खेला जा रहा है वो देश के खिलाफ है। जिसके बाद आपको बताते चले ममता बनर्जी जेपी नड्डा के ऊपर हमलावर हो गई। ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जो जेपी नड्डा बोल रहे
हैं वो देश की संस्कृति के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी आए दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और बीजेपी के नेता जानबूझकर पश्चिम बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों ये आरोप तो लग ही रहा है, जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल के ऊपर, खास करके जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है, बार बार बीजेपी ये कह रही है कि भैया वहां पर हिंसा फैल रही है और पंचायत चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों का खूनी खेल खेला गया। जेपी नड्डा ने कई और बड़ी बातें कही, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जो है यहाँ पर मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने से जो है यहाँ पर रोक पाए हैं हिंसा। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल दूसरे को राज्य को देखने आ जाते हैं, लेकिन खुद बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है ये सबने देखा। ममता बनर्जी ने कहा कोई सा ऐसा राज्य नहीं है जहां पर 1 दिन से ज्यादा हिंसा चल जाए या 2 दिन से ज्यादा, लेकिन जो वहां पर हो रहा है दोस्तों आप समझिए, मणिपुर में वो तो 3 महीने से चल रहा है, बल्कि 3 महीने तो कम है, अब तो 3.5 महीने हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों बीजेपी को क्या हक बनता है दूसरे राज्य पर उंगली उठाने का, जब बीजेपी खुद अपने राज्यों को संभाल नहीं पा रही है। तो दोस्तों बीजेपी दूसरे राज्यों पर उंगली उठाकर क्यों अपनी ही भद्द पिटवाने पर लग गई है। इसलिए ये मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी के हिसाब से वो सही कर रही है, लेकिन बीजेपी दोस्तों जो कर रही है वो देश की जनता देख ही रही है, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं की पोल खुल चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर प्रधानमंत्री शाहनवाज हुसैन से मिल सकते हैं, जो है शाहनवाज शरीफ से मिल सकते हैं, तो फिर जो है यहाँ पर शरद पवार अजीत पवार से क्यों नहीं मिल सकते। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई आपको बताते चले दोस्तों। नवाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे संजय रावत, तो ताना मार रहे थे कि जब वो नवाज शरीफ से मिल सकते हैं तो फिर हमारे देश में जो अजीत पवार है दोस्तों, शरद पवार, उनसे क्यों नहीं मिल सकते। दरअसल हम आपको बता दें मीडिया का एक तबका ये झूठ फैलाने में लगा है कि शरद पवार जो है वो लगता है भतीजे के साथ चले जाएंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जबकि ये बात दोस्तों गलत है। शरद पवार कभी भी बीजेपी में जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शरद पवार ने खुद कहा था कि उनकी विचारधारा बीजेपी से अलग है। शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी की सोच और उनकी सोच बहुत अलग है और वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। आपको बता दें शरद पवार ने ये बात पहली बार नहीं की है, हमेशा से शरद पवार बोलते आए कि बीजेपी और उनकी विचारधारा में बहुत फर्क है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है दोस्तों वो हिंदुत्व की राजनीति से बचता है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैंने और आपने हम सबने देखा ही है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का स्तर क्या हो गया है। प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के छोटे मोटे नेता, हर कोई जो है दोस्तों इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में दोस्तों बदलाव आ गया है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के छुट भैया नेता तक हर किसी पे ऊपर सवाल उठते हैं, और जब बीजेपी से सवाल पूछो तो बीजेपी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए मीडिया झूठ फैलाने में लग गई कि भैया शरद पवार तो अजीत पवार के साथ बीजेपी में आ जाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लव जिहाद कानून के ऊपर भड़के सपा के दिग्गज नेता एसटी हसन, योगी आदित्यनाथ को लगा दी जमकर फटकार। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं लव जिहाद कानून जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है, जिसके बाद जो है यहाँ पर जमकर भड़ास निकाली है एसटी हसन ने। एसटी हसन ने कहा कि बीजेपी सिर्फ लोगों के दिमाग के साथ खेल रही है। पहले भी इस पर कानून था, अगर कोई किसी को बहला फुसलाकर जो है यहाँ पर उसके साथ सेक्स कर लेता था या फिर उसके साथ दोस्तों उसको बहला फुसलाकर उससे शादी कर लेता था, धर्म दूसरा बताता था, बाद में छोड़ देता था, तो पहले भी इस पर कानून बने हुए हैं धोखाधड़ी पर। लेकिन जो है यहाँ पर बीजेपी सिर्फ लव जिहाद का नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा यह कानून लाने के बाद क्राइम और ज्यादा बढ़ेगा, लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, खास करके लड़कियां। आपको बताते चले दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, बाद में आपको पता चला कि उसका कुछ और है, उसकी कोई सच्चाई पता चल गई, आपने उसको छोड़ दिया, लड़की आप पर झूठा आरोप लगा देगी कि इसने मेरे साथ रेप किया या फिर कुछ तमाम चीजें। तो इस पर दोस्तों उन्होंने एसटी हसन ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरीके कानून बनाना सही नहीं है, क्योंकि इस पर पहले से ही कानून बना हुआ था। आपको बता दें बहुत सारे आईपीसी की धाराओं के नाम बदल दिए गए दोस्तों, यहाँ तक कि 420 जो कहलाता
था, फोर्जरी में जो आता था, उस कानून का नाम भी अब बदल दिया गया, उसको हटाकर 360 कर दिया गया, यानी कि 316। ऐसे में अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल कई आईपीसी की धाराओं के नाम चेंज किए गए हैं। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि किसी से डिस्कशन नहीं करा गया, नाम बदले दिए गए। और सवाल ये उठता है कि नाम बदलने से क्या होगा, आप समझिए, नाम बदलना कोई इससे कुछ होने तो वाला है नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। बोले प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट जो भी लिखता है आधी बातें तो वो उसमें झूठी लिख कर देता है प्रधानमंत्री को, और फजीयत हो जाती है दोस्तों प्रधानमंत्री की। दरअसल पूरा मामला क्या समझिए, आपको बता दें कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक ऐसा झूठ बोला जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। नीतीश और तेजस्वी दोनों ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बताते चले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दरभंगा में जो है वो एम्स बनवाया है हमने, दरभंगा में जबकि कोई एम्स ही नहीं है दोस्तों, ना वहां पर एम्स बनने वाला है। आपको बताते चले वहां पर एम्स अगर कोई बनवा रहा है तो वो नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा था कि अब दरभंगा में ही जो है वो एम्स बनेगा, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने तो ये झूठ बोल दिया कि एम्स जो है दरभंगा में एम्स बनवाया है हमने, जबकि दोस्तों दरभंगा में कोई एम्स है ही नहीं। प्रधानमंत्री की पोल खुलने के बाद आपको बताते चले अब तेजस्वी यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर होगा। तेजस्वी ने कहा कि कौन है जो प्रधानमंत्री के लिए स्क्रिप्ट लिखता है और स्क्रिप्ट में आधी बातें झूठी लगता है, जो कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल देते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों ये स्क्रिप्ट की बात हो रही है जिसमें ये कहा गया कि अरे भैया प्रधानमंत्री तो जो है यहाँ पर उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है। सवाल ये उठता है दोस्तों बीजेपी को बचाने वाले कौन कौन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे झूठ बोल देते हैं समझ में नहीं आता, ऐसी इंग्लिश बोल देते हैं समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री ने अब की बार पार्लियामेंट में जो फजीयत कराई है दोस्तों खुद की, वो भूले नहीं भुलाएगी। क्योंकि आपको बता दें प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या इंग्लिश बोली दोस्तों, जो लोग सुनकर वहां पर हंसने लगे, उनको भी हंसी आ गई कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है। यही नहीं, एक बार प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में दोस्तों खड़े होकर गाली बक गए, उनको समझ में ही नहीं आया वो कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। मंत्र के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी गाली बक दी जो कि बहुत ज्यादा गंदी गाली थी दोस्तों, जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों को सौंपे जब दोस्तों नए मकानों की चाबी, तो कई लोग राहुल गांधी से गले मिलकर हो गए भावुक। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी हमेशा माना जाता है कि वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो लोग मुसीबत में हैं या परेशान हैं। ऐसे में दोस्तों अब राहुल गांधी की जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल मामला है केरल का। राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर वहां की केरल की महिलाओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जिन लोगों ने बाढ़ पीड़ितों ने जिन्होंने अपने घर खो दिए, राहुल गांधी ने उनसे मिलकर उनको जो है यहाँ पर दोस्तों नए घरों की चाबी दी। आपको बताते चले कई लोग इतने इमोशनल हो गए कि राहुल गांधी के गले लगकर रोने लगे। दो यहाँ पर लड़कियां भी दिखाई दे रही पढ़ने वाली, वो भी राहुल गांधी को देखकर काफी इमोशनल हो गई। आपको बताते चले राहुल गांधी एक ऐसे नेता है दोस्तों जो राजनीति तो खैर सभी करते हैं, लेकिन वो राजनीति में दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों का फायदा ढूंढते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो लोगों की जो मजबूरी उन्होंने सुनी है उसको वो दूर कर पाए। क्योंकि हमने देखा है दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है। राहुल गांधी को एक महिला मिली थी बस में, उन्होंने अपने पति की तबीयत के बारे में बताया था, बताया जाता है राहुल गांधी ने उनकी मदद कर दी है। कर्नाटक चुनाव के दौरान वो मिली थी और कहा था कि मैं दुआ करूंगी तुम जीत जाओ, और राहुल गांधी की जीत भी हुई, कर्नाटक में सरकार भी बनी। यही कारण है दोस्तों जो इस वक्त विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है, क्योंकि विपक्ष के पास पॉइंट भी पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। विपक्ष इधर उधर की बातें करता ही नहीं है दोस्तों। विपक्ष का साफ कहना है कि आप तो मुद्दे पर बात करो, सीधे मुद्दे पर आओ, और बीजेपी के पास कोई और चांस है नहीं। बीजेपी कैसे मुद्दे पे बात करेगी ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जमकर मोर्चाबंदी कर दी है राहुल गांधी ने। फिलहाल चलिए अगर दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी जैसा नेता अगर देश का पीएम होगा तो शायद देश में कई बड़े बदलाव होंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोगों को निजात मिलेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि